जियोयान ने फैंग किंग, मिस फैंग और अन्य लोगों पर नजर डाली जो बेहताशा आगे बढ़ रहे थे। उसका हृदय अनायासी हंस पड़ा। याना की कलाई को उसके पीछे से पकड़ने के बाद उसका शरीर हिल गया और तेजी से आगे की ओर चला गया। याद रखें, हेवन माउंटेन ब्लैड पूल में बहुत गहराई तक ना जाएं। प्रवेश करते ही आपको तुरंत ऊर्जा को अवशोषित कर लेना चाहिए। यह एक ऐसा अवसर है जिसका आना मुश्किल है। जब वह आगे बढ़ा तो जियोयान ने तुरंत याना को याद दिलाया। हाँ, याना ने जियोयान द्वारा उसे खींचने का विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। हेवन माउंटेन ब्लड पूल से बाहर निकलने के बाद मेरे लिए इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे काफ़ी लंबे समय की आवश्यकता हो सकती है। जियोयान का शरीर हिल गया और ज्वालामुखी के मुहाने पर दिखाई दिया। ऐसा करते समय उसने बेतरतीब ढंग से कुछ शब्द बोले जिसके बाद जिसके बाद उनकी नज़र ज्वालामुखी के मुहाने पर पड़ी और अनायास ही एक आश्चर्य सामने आ गया। इस ज्वालामुखी का विशाल मुंह घनी रंगीन ऊर्जा से भर गया था। यह असाधारण रूप से भव्य दिखाई दिया। इसके अलावा सबसे आकर्षक चीज ज्वालामुखी के बीच में आकर्षक लाल पुल था। बहुत दूर से भी जियोयान का समूह अभी भी देख पा रहा था कि यवन माउंटेन ब्लड पूल का आंतरिक भाग एक असामान्य तरह लाल तरह से भरा हुआ था। जियोयान समझ सकता था कि ये समृद्ध ऊर्जा से भरा हुआ है। क्या वह हेवन माउंटेन ब्लड पूल है? जियान की आंखों में एक गर्म भाव दिखाई दिया जब उसने असामान्य ब्लड पूल को देखा। जिसके बाद उसने फिंकिंग एरा और बाकी लोगों पर नजर डाली जो बेहताशा ब्लड पूल की ओर भाग रहे थे। उसके पैरों की उंगलियां जमीन पर दब गईं और वह याना को अपने साथ खींचते हुए हेवन माउंटेन ब्लड पूल की ओर दौड़ पड़ा। इस ज्वालामुखी के मुहाने का आकार बेहद बड़ा था। हालांकि जियान अपनी गति से आधे मिनट के भीतर ही दूरी तय करने में सफल रहा। हालांकि जब तक वह जल्दी से वहां पहुंचा, उसने सहयोग से मिस फैंग और अन्य लोगों को ब्लड पूल में घुसते हुए देख लिया और ऐसा करते समय उन्हें छींटे की आवाज भी निकली। जियोयान को कुछ हद तक एहसास हुआ जब उसने इन साथियों को इतने चिंतित देखा। हालांकि यह सौभाग्य की बात थी कि उसका निशान ब्लड पूल का निचला भाग था, वरना अगर वह पागलपन के मामले में इन लोगों से मुकाबला करता तो वाकई मजा आता। हेवन माउंटेन ब्लड पूल लगभग 70 से 80 फीट का था और इसे बहुत बड़ा नहीं माना जा सकता था। हालांकि यह जियोयान और अन्य लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। ब्लड पूल को करीब से देखने पर जियोयान को लगा कि असामान्य एहसास और भी संगन हो गया है। लाल रंग की ऊर्जा ताजे खून से बहुत अलग नहीं लगती थी। यह चिपचिपा और लाल था। ब्लड पूल की सतह पर कुछ खून जैसे बुलबुले भी बार बार दिखाई देंगे। घनी रक्त-रंजित ऊर्जा की लहर धीरे-धीरे धुएं की तरह उत्सर्जित हो रही थी। ये वास्तव में एक रहस्यमय जगह होने के योग्य है जो बाधा को तोड़ने में किसी की सहायता कर सकती है। एकत्र की गई ऊर्जा की चौंकाने वाली मात्रा उस स्तर पर ही है जिसे मैं पहली बार देख रहा हूँ। जियोन ने अपने दिल में आह भरी। उसने याना की ओर अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपको प्रवेश करना चाहिए। हालांकि आप शक्ति पूर्वज के शिखर पर नहीं पहुंचे हैं, फिर भी इसमें डूबना आपके लिए फायदेमंद होगा। याना ने थोड़ा सा जलाया। उसने सफेद लोमड़ी को अपने हाथ में लेकर धीरे से ब्लड पूल के पास रख दिया। जिसके बाद उसकी सुंदर आंखें जुयान के चेहरे पर रुक गईं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप भविष्य में शिक्षक को ढूंढना चाहते हैं तो आप शायद फूल संप्रदाय में जा सकते हैं। याना ने बोलने के बाद अधिक जानकारी के लिए युआन से सवाल करने का इंतजार नहीं किया। उसके शरीर में हरकत हुई और वह जलपरी की तरह रक्तकुंड में गिर पड़ी। फूल संप्रदाय तथाकथित दो संप्रदायों में से एक है। जियान उस समय चौंक गया जब उसने याना की पीठ को ब्लड पूल के भीतर गायब होते देखा। हालांकि उनके पास इस बात पर विचार करने का समय नहीं था। यूं ऐसे गुट के साथ बातचीत करने में कैसे कामयाब रहे। फिर भी उसे यह बात अपने दिल में याद थी। उसका शरीर आगे की ओर उछला और जोरदार आवाज के साथ रक्तकुंड में जा गिरा। रक्तकुंड में समूह के प्रवेश के बाद ज्वालामुखी का मुंह धीरे धीरे शांत हो गया। केवल जंगली हवा पागलों की तरह भड़कती रही। इस प्रक्रिया में सीटी बजने वाले तूफान बने। रक्तकुंड में छिपा हुआ प्रशिक्षण। ब्लड पूल में चार्ज करने के बाद युवान को पहली चीज जो महसूस हुई वह अविश्वसनीय घनत्व वाली शुद्ध ऊर्जा थी। जेड हरा ड्यूक उसके शरीर के चारों ओर घूमता रहा। इस प्रक्रिया में उसके चारों ओर रक्त के रंग के तरल को पूरी तरह से अलग
कर दिया। उन्होंने इस स्थान पर ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया, इसके बजाय वह एक पल रुकने के बाद ब्लड पूल के नीचे की ओर तैर गए। रक्त कुंड में लाल तरल काफी चिपचिपा था, यह बिल्कुल ताजा खून जैसा था। इस स्थान पर सदस्यता कम हो गई थी, यहाँ तक कि जब कोई तैरता है तो उसे काफी मजबूत प्रतिरोध का एहसास होता है। इसके अलावा जिस बात ने जीवान को स्तब्ध कर दिया था वह ये थी कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति को रक्त लाल तरल में प्रवेश करने में कठिनाई हो रही थी। यह एहसास बिल्कुल उस अजीब भूलभुलैया के कोड़े जैसा था जो उसे पहले जंगल में मिला था। हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति को रक्त लाल रंग के तरल को भेदने में कठिनाई हो रही थी, फिर भी जियान को स्पष्ट रूप से यह महसूस हो सकता था कि रक्त कुंड के भीतर कुछ अजीब तरह से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था जो उसे बहुत दूर नहीं था। स्पष्ट रूप से वह मिस फेंग और अन्य होना चाहिए। जियान का शरीर क्षण भर के लिए रुक गया। जब उसकी नज़र रक्तकुंड के तल पर पड़ी तो वह एक पल के लिए झिझका। उसकी दृष्टि बाधित होने के कारण वह जो कुछ भी देख सकता था वह शांत गहरा लाल था। एक नज़र में इसने एक ऐसा दिया जिससे किसी के रोमचित खड़े हो गए। जियोआन ने अपना हाथ लहराया और उसमें गहरे सुनहरे रंग की हड्डी दिखाई दी। उसने इसे कसकर पकड़ लिया, अपने दांत भींच लिए और आगे बढ़ गया। इस प्रक्रिया में लाल रंग के तरल पदार्थ को थोड़ा तोड़ दिया, जिसके बाद वह तेजी से नीचे की ओर तैर गया। जियान रक्त कुंड की सतह से जितना दूर था में मौजूद ऊर्जा और भी संघन और अधिक शुद्ध हो गई थी। हल्की जियान ने स्पष्ट रूप से समझा कि यह लाल रंग की ऊर्जा एक अत्यंत समृद्ध अग्नि जहर से दूषित थी। इस प्रकार का अग्नि विष प्राकृतिक रूप से ऊर्जा के साथ नहीं बनता था, इसके बजाय यह इस ज्वालामुखी से रिसकर बाहर आ गया था। यह हेवन माउंटेन ब्लड पूल ज्वालामुखी के बीच में होना चाहिए। यहाँ आग का जहर सबसे जंगली और हिंसक था। जियान ने उस समय इनर एकेडमी के ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टावर में इस अग्नि विष जैसे कुछ देखा था। हालांकि ये दो अग्नि विष स्पष्ट रूप से दो पूरी तरह से अलग अलग स्तरों पर थे। यह हेवन आई माउंटेन का ज्वालामुखी अज्ञात वर्षों से अस्तित्व में था। संचित अग्नि विष अत्यंत भयानक था, अन्यथा जिन सी को इतना घायल करना उसके लिए संभव नहीं होता। एक संभ्रांत डुजोंग कमजोर नहीं था। एक हरे रंग की लौ ने जियान के शरीर को घेर लिया। इसके भयावह तापमान के कारण उसके चारों ओर की रक्त लाल ऊर्जा पूरी तरह बाष्पीकृत हो गई। लाल रंग की ऊर्जा के भीतर मौजूद अग्नि विष को लौ द्वारा बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया और वह जियान के शरीर को छूने में असमर्थ था। लगभग 10 मिनट तक इस निरंतर उतार चढ़ाव के बाद जियान के हाथ में गहरी सुनहरी खोपड़ी अत्यंत गर्म हो गई और उसमें से एक चमक रिसने लगी। जब जियान ने खोपड़ी की प्रतिक्रिया देखी तो उसका दिल खुश हो गया। उसके शरीर के रुकने से पहले उसकी तैरने की गति धीरे धीरे धीमी हो गई। जब उसने नीचे देखा तो उसकी निगाहें आग की तरह गर्म थीं। उस स्थान पर स्पष्ट रूप से एक विकृत भावना समाहित लग रही थी, मानो वह किसी दृश्य बाधा से मिला हो जिसने उसे अलग होने के लिए मजबूर कर दिया हो। क्या स्थानिक बाधा है? जब जियोयान ने विकृत स्थान को देखा तो उसकी आंखों में एक गंभीरता चमक उठी। वह इस चीज की महान ताकत को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यदि वह अपनी ताकत पर भरोसा करता तो उसके लिए इसमें प्रवेश करना कठिन होता। जियोयान ने धीरे से गहरे सुनहरे रंग की खोपड़ी को अपने हाथ में उठाया, जिसके बाद उन्होंने धीरे से इसे अदृश्य स्थानिक अवरोध पर रख दिया। तुरंत खोपड़ी ने एक तीव्र प्रकाश उत्सर्जित किया, क्योंकि स्थानिक अवरोध से गोलाकार तरंगें उठी। तभी जियान के सामने एक सुरंग दिखाई दी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति रह सकता था। इस सुरंग को देखकर जियान के चेहरे पर गंभीरता और अधिक तीव्र हो गई। उसने खोपड़ी को अपनी स्टोरेज रिंग में लौटा दिया और एक गहरी सांस ली। गोल्डेज लोटस हार्ट फ्लेम बाहर निकली और पूरी तरह से उसके चारों ओर लिपट गई। इन सावधानियों को लागू करने के बाद ही जियान ने चुपचाप आराम किया। उसके शरीर में हरकत हुई और वह सावधानी से सुरंग में तैर गया। जियान का शरीर अभी सुरंग में से गुजरा ही था कि अचानक उसे एक शक्तिशाली दबाव महसूस हुआ। स्थिर होने से पहले उसका शरीर तुरंत 1 दर्जन मीटर से अधिक डूब गया। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद जियान ने अपनी आंखें उठाकर अपने चारों ओर देखना शुरू किया। स्थानिक अवरोध शुरू द्वारा सील किया गया यह क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था। इसका आकार निश्चित रूप से 100 फीट से भी कम था। इस स्थान पर रक्त लाल ऊर्जा की चिपचिपाहट भयावह स्तर तक पहुंच गई थी, यहाँ तक कि जब वह अपना हाथ हिलाता तो उसे एक प्रतिरोध का एहसास होता था जो कि ऊपर की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत था। रक्त के रंग के इस चिपचिपे तरल पदार्थ में एक प्रकार की गहरी
भूरे रंग की चमक मिली हुई थी। चमक से हल्की मछली जैसी दुर्गंध आ रही थी। हर बार जब ये भूरे रंग की चमक जीवयान के शरीर के चारों ओर हरे रंग की लौ पर पड़ती तो वे तुरंत अलग हो जाती, साथ ही लौ कांप उठेगी। क्या ये सुरग पर्वत अग्निवेश है? इसकी संरक्षक शक्ति वास्तव में इतनी भयावह है। कोई आश्चर्य नहीं है कि जिनसी जैसे विशेषज्ञ ने भी इस स्थान पर लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं की। जियान ने अपने ने मन ही मन बुदबुदाया। जब उसने घने भूरे रंग के प्रकाश धब्बों को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। जियान के नीचे एक आसमान सतह थी जो गड्ढों से भरी हुई थी। विभिन्न आकार के इन गड्ढों से बार बार धूसर धुआं निकलता रहता था। धुएं का अतिरिक्त भाग धूसर रंग के अग्निविष से भरा हुआ था। जाहिर है इस रक्तकुंड का तल एक धधकता हुआ ज्वालामुखी था। जब जियोयान की नज़र इस क्षेत्र में पर पड़ी तो उसे कुछ आश्चर्य हुआ, जिसे एक स्थानिक अवरोध द्वारा सील कर दिया गया था। जिसके बाद वह खून जैसा लाल तरल पदार्थ के अंदर बैठ गया। गोल्जेज लोटस गोले गले ग्लेज्ड लोटस हॉट फ्लेम उनके शरीर से निरंतर रूप से बाहर निकलती रही, जिससे उन्हें सारक्षक अग्नि जहर से अलग किया गया। अगर मेरे पास स्वर्गीय ज्वाला नहीं होती तो संभव है कि मैं यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता, भले ही मुझे पता हो कि यह एक अनमोल क्षेत्र है। जियान ने आनंदित होते हुए आह भरी। उसके हाथ ने तेजी से सील बना ली और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। कुछ ही मिनटों में जियान सफलतापूर्वक अपनी प्रशिक्षण स्थिति में प्रवेश कर गया। तुरंत एक भयंकर चूषण बल धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकला। उसकी चूषण शक्ति बढ़ने के बाद शांत रक्त लाल रंग का तरल परेशान हो गया। शक्तिशाली चिपचिपा लाल रंग की ऊर्जा लगातार एक खंभे की तरह जियोयान के शरीर में प्रवेश करती रही। जब रक्त लाल रंग का तरल जियोयान की जेड हरिलो की सतह से के संपर्क में आया तो उसने तुरंत चींची ध्वनि की तरंगें उत्सर्जित की। तरल ऊर्जा के भीतर भूरे रंग के प्रकाश धब्बे तुरंत ढह गए। इस ग्लेज्ड लोटस फ्लेम की उपस्थिति के कारण आग के जहर को जियोयान के शरीर में प्रवेश करने में कठिनाई हो रही थी। अग्निविष को दूर करने के बाद ही ये रक्त वर्ण द्रव्य उत्तम टॉनिक माना जाता था। हल्की समय के साथ संचय के कारण ये दोनों चीज़ें पूरी तरह से एक साथ चिपचिपी हुई लगती हैं। यदि जियोयान के पास ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम नहीं होता तो उनके लिए उन्हें इतनी आसानी से अलग करना असंभव होता। जब राष्ट्रीय लाल रक्त तरल की पहली लहर जियोयान के शरीर में प्रवेश की तो इससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। ऊर्जा की इतनी बड़ी मात्रा एक सामान्य दिन के 3 से 5 दिनों के प्रयास के बराबर थी। हल्की जब अब यह बहुत ही कम समय में पूरे तरह से अवशोषित हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सोना निकलने वाली माउस जनजाति ने इस जगह को छिपाने के लिए इतनी बड़ी मेहनत की थी। यदि कोई इस स्थान से आग के जहर को पूरी तरह से बाहर निकाल सके तो इसके कारण सोना निकलने वाली माउस जनजाति की ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। जियोयान के दिमाग ने उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली राजसी ऊर्जा को नियंत्रित किया और इस फ्लेम मंत्रा क्यू विधि मार्ग के साथ संचालित किया। प्रशिक्षण के दौरान जियोयान को अपनी नसों, हड्डियों, मांसपेशियों और यहाँ तक कि कोशिकाओं को भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने का स्पष्ट एहसास हो रहा था, जिसने उसके शरीर पर आक्रमण किया था। निकलते समय वे तेजी से खुद को मजबूत भी कर रहे थे। चिपचिपा रक्त ऊर्जा में एक प्रकार का चमत्कारी प्रभाव प्रतीत होता था। इसमें अवशोषित की जा सकने वाली मात्रा बहुत अधिक थी। शायद ये वर्षों के संचय के कारण था, लेकिन इसमें क्षीण जीवन शक्ति भी थी। अवशेषण के दौरान जियोयान को महसूस हुआ कि उसका शरीर ऊर्जावान स्थिति में था। यह बहुत अनोखा एहसास था।